So, good morning, students. So, today we will read about Thomas Gray because he is one of his poem is prescribed in our syllabus. The name of poem is "It is written in a country churchyard." Okay, so before dealing with poem, we should know about something about थॉमस ग्रे। तो थॉमस ग्रे जो है वो ग्रेवयार्ड पोइट में से एक है, मतलब कि ही वाज वन अमोंग द ग्रेवयार्ड पोइट्स। तो व्हाट इज ग्रेवयार्ड पोइट्स एंड व्हाट इज ग्रेवयार्ड पोइट्री, वी विल डिस्कस इट लेटर। तो पहले हम बात करते हैं, वो है ही वाज बोर्न इन 1716 एंड डाइड इन 1771 एंड ही वाज ए पोइट, a classical scholar, a professor, and he was also a man of he also wrote letters. Okay, so थॉमस ग्रे जो है, इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ज़्यादा कविताएं लिखी नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि इसने अपनी ज़िंदगी में 1000 से ज़्यादा लाइन्स नहीं लिखी हैं। तो ही wrote only 13 poems in his lifetime and फिर भी इसको एक बहुत बड़ा पोइट माना जाता है। और इसकी जो कविता जो कि हम पढ़ेंगे, कंट्री रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये है कि ये बहुत ज़्यादा कोटेड एक पोइम है। एंड इसकी पोइम से ही एक थॉमस हार्डी ने फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड नाम से एक नॉवल लिखा था, उसका टाइटल इसी कविता से इसने लिया है। तो इसकी जो कविता है या इसकी जो कविताएं हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत जगह क्या की गई हैं, कोट की गई हैं। एंड ही वाज ऑफर्ड पोजीशन ऑफ पोइट लॉरेट इन 1757 बट ही डिनाइड, और उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे पोइट लॉरेट नहीं बनना है। तो ये कुछ बातें थी जो कि थॉमस ग्रे के बारे में हम जान सकते हैं। तो थॉमस ग्रे जो है वो 18th सेंचुरी में था, और इसकी जो कविताएं हैं और इसके जो वर्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा मलंकलिक हैं, या फिर इसका जो टोन है वो बहुत ज़्यादा दुखपूर्ण है, जो कि हम थोड़ा आगे बात कर लेंगे। जब हम बात करेंगे ग्रेवयार्ड पोइट्री की तब देखेंगे। तो कुछ वर्क्स इसके हैं, वो आप नोट करना चाहो तो लिख सकते हैं। तो ही रॉट ऑड ऑन द स्प्रिंग एंड ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट. These two poems were written in 1742. Ode on death of a favorite cat drowned in a tub of goldfish. This poem was written in 1747. Ode on distant prospect of Eton College. This poem was written in 1747. Elegy written in a country churchyard. The poem we are going to read in detail. This poem was written in 1745 to 1750, and the progress of poesy, that is subtitled A Pindari Code, and there is also a poem that is also subtitled Pindari Code. The poem is The Bard, and there is another poem, The Fatal Sisters, that is subtitled An Ode, that was written in 1761. So these were some famous work and some famous poems written by Thomas Gray. Okay, so now we talk about graveyard poets, or we can say these poets are also called churchyard poets. So these poets were pre-romantics, मतलब कि ये जो लोग थे, ये जो राइटर्स थे, प्री-रोमांटिक, मतलब रोमांटिक जो एरा आया था, जिसमें हम वर्ड्सवर्थ को शामिल करते हैं, जिसमें हम शेली को शामिल करते हैं, जिसमें हम कोलरिज को शामिल करते हैं, बायरन को शामिल करते हैं, या फिर जॉन कीट्स को शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये जो राइटर थे ग्रेवयार्ड पोइट्स, जो क्या थे, इनके पहले प्रिकर्सर्स थे, पूर्व आगामी थे, मतलब कि पहले आने वाले लोग थे। इन्होंने ही क्या किया था, रोमांटिसिज्म की क्या रखी थी, बेस रखा था। दीज आर ऑल्सो प्रिकर्सर्स ऑफ गोथिक जॉनरा। तो गोथिक जॉनरा का मतलब होता है कि लिटरेचर उसमें मतलब लिटरेचर जिसमें ग्लूमी माहौल तैयार किया जाता है, उसमें रीडर के अंदर एक डर का माहौल पैदा किया जाता है, या फिर लिटरेचर के द्वारा
ऐसा डर का माहौल तैयार किया जाता है कि जिसमें डर डर बना रहता है, या फिर जैसे कि हम देखते हैं भूत प्रेत की कहानियां हैं, या फिर कोई पुराने घर है, या फिर पुराने महल है, ऐसी कहानियां जिसमें भूत प्रेत या फिर ये जो सुपर नेचुरल थिंग्स आर appeared, I mean are presented in a novel or in any literary work that is called a Gothic literature। तो ये जो जोनरा था ये इसलिए आया क्योंकि इस समय का इसका इनको ग्रेवयार्ड पोएट्स को इनका प्रिकर्सर इसलिए माना जाता है क्योंकि ग्रेवयार्ड पोइट्री का जो सब्जेक्ट मैटर था वो मोस्टली ग्रेव के बारे में बात करते थे, या फिर डेथ के बारे में बात करते थे, या फिर सब्लिमिटी ऑफ डेथ की बात करते थे, वो स्कल्स की बात करते थे, वो वोम्स की बात करते थे, वो एपिटाफ की बात करते थे, ग्रेवयार्ड्स की बात करते थे। तो ये मौत के बारे में बात करते थे, ठीक है। तो ये जो मौत है, ग्रेवयार्ड है, स्कल्स है, एपिटाफ है, मोर्टेलिटी है, या फिर सब्लिमिटी ऑफ डेथ है, ये सारी चीज़ें हमें डराती हैं, मतलब हमें एक डर का माहौल तैयार करती हैं, हमारे अंदर एक निराशा की भावना पैदा करती है। हम में से कोई भी जाके ग्रेवयार्ड में जाके, शमशान घाट में जाके, या फिर कब्रिस्तान में जाके खुश होने का नाटक नहीं कर सकता, या फिर खुश होने का खुश हम नहीं हो सकते, या फिर किसी की मौत पे हम जाके आए हैं तो हम यहाँ वहाँ उसको खुशी का माहौल हम नहीं देख सकते। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें कि ये जो राइटर्स थे इनकी जो राइटिंग थी वो बहुत ज़्यादा ग्लूमी थी, डरावनी थी, सुपर नेचुरल थी, और स्पिरिचुअल नहीं कह सकते लेकिन सुपर नेचुरल थी, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रीकर्सर्स ऑफ ए गोथिक जेनरा। ओके, तो मैंने बता दिया है कि इनकी जो सब्जेक्ट मैटर था वो क्या था, ग्रेव था, स्कल्स थे, वोम्स थे, डेथ था, मोर्टेलिटी थी, सब्लिमिटी ऑफ डेथ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करी जाती हैं। तो थॉमस पर्नेल नाम का भी एक राइटर था जिसको भी क्या माना जाता है। तो मैं यहाँ कुछ ग्रेवयार्ड पोइट्स के नाम देता हूँ जो कि हैं थॉमस पर्नेल है, विलियम कॉलिंस है, रॉबर्ट ब्लेयर है जिसने ग्रेव लिखा था, एडवर्ड यंग जिसने नाइट थॉट लिखा था 1742 में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक ऐसा एक ग्रुप ऑफ पोइट्स था, या फिर उस कॉन्टेम्प्रेरी मिड 18th सेंचुरी के जो राइटर्स थे उनकी जो कविता थी उनमें यही सारी चीज़ें मिलती थी। उनका सब्जेक्ट मैटर था वो क्या था, थोड़ा सा डरावना था, या फिर थोड़ा सा दुख भरा था, या फिर मलंकलिक था, या फिर ग्लूमी था, हम कह सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं में से थॉमस ग्रे क्या है, एक राइटर है जो कि 18th सेंचुरी में था, और ही वाज वन अमंग द ग्रेवयार्ड पोइट्स। अब देखते हैं कि हमारी जो कविता है वो 1745 to 1750 के बीच में लिखी गई थी। एंड ये एक एलिजी है, क्योंकि इसके टाइटल से ही हमें पता चलता है। तो एलिजी शायद मैंने फर्स्ट ईयर में आपको बताया था, नहीं बताया तो कोई बात नहीं है, नहीं डेफिनेटली मैंने बताया है, लेकिन चलो दोबारा से देख लेते हैं कि एलिजी होती है वो एक डेथ सॉन्ग होता है। किसी की मौत पे राइटर क्या करता है, मोर्न करता है, या फिर विलाप करता है, दुख प्रकट करता है, और अब वी कैन से कि ये एक फ्यूनरल सॉन्ग भी हो सकता है, किसी की मौत पे गाया जाने वाला वो गीत। तो ये जो कवि होता है वो अपने किसी नियरेस्ट, अपने किसी फ्रेंड या फिर किसी डियरेस्ट की मौत पे क्या करता है, दुख व्यक्त करता है, दुखी होता है, उसको क्या कहा जाता है, एलिजी कहा जाता है। तो एलिजी के कुछ एलिमेंट्स हम देखते हैं कि एलिजी में कौन सी कविताएं होती है, उसको हम एलिजी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है कि एक ये पॉइंट होंगे किसी कविता में तो ही उसको एलिजी कहा जाता है, लेकिन जनरली एलिजी में जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो होता है लेमेंटेशन। मतलब लेमेंटेशन का मतलब होता है विलाप करना, ठीक है। उसके बाद में आता है मेडिटेशन, वो मौत पे मेडिटेट करता है कि मौत क्या है, ठीक है। वो मौत की भी बात करेगा, वो जिंदगी की भी बात करेगा, ठीक है। तो अधिकांश कविताओं में हमें देखने को मिलता है कि मौत और जिंदगी के बीच में तारतम्य स्थापित करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें कंसोलेशन होता है, वो अपने आप को कंसोल करता है, या फिर जो दुख प्रकट कर रहा होता है राइटर है वो उसको कंसोल करता है कि जो हो गया वो हो गया। अब कंसोल करने के 1000 तरीके हो सकते हैं कि मौत है वो ज़िंदगी है, वो मौत की ही अमानत होती है, या फिर वो जो लोग जो जल्दी मर जाते हैं उनको भगवान अपने पास बुला लेता है, अपनी सेवा में शामिल कर लेता है, या फिर जो लोग अच्छे होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, और लंबे समय तक जीने वाले जो लोग होते हैं वो पापी होते हैं, या फिर भगवान को उनकी ज़रूरत नहीं होती है, या फिर वो अच्छे लोग नहीं होते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें करके वो अपने आप को कंसोल करता है।
तो कविता जो एलिजी नाम की जो कविता होती है, एलिजी जैसी कोई कविता होती है, उनमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो हमारी जो कविता है ये थोड़ी सी उनसे अलग है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर आदमी की डेथ पे विलाप नहीं कर रहा है। कवि किसी चर्चयार्ड में बैठा है, किसी ग्रेवयार्ड में बैठा है और वहाँ बैठ के वो बात कर रहा है कि इसके अंदर इस कब्रिस्तान के अंदर जितने आदमी दफन है वो उन सभी की बात करता है। वो इनमें से किसी उसके कोई भी जानकारी नहीं है, फिर भी वो लिख रहा है। तो ये कुछ बैकग्राउंड था हमारी कविता का, और अगले लेक्चर में हम बात कर लेंगे किसके बारे में, कविता के बारे में। चलो ठीक है, बाय।